हेलो बच्चों, मैं हूं आपका कुमार सर और आप देख रहे हैं बोर्ड्स में सुपर सक्सेसफुल रिजल्ट्स लाने वाला एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल सोशल बाय कुमार। यहाँ हम पढ़ते हैं स्मार्ट, सोचते हैं स्मार्ट और बोर्ड्स में टॉप करते हैं आपके अपने बोर्ड एक्सपर्ट कुमार सर के साथ। और हाँ बच्चों, स्पेशली क्लास 10th के चैंपियंस के लिए मैं लाया हूँ टॉप वीआईपी एमसीक्यूज सुपर 30 सीरीज, जो कि ऑफलाइन स्कूल्स में आपने बहुत सुना होगा, with quick chapter recap in the form of powerful, meaningful snapshots ताकि रिवीजन हो फास्ट और कॉन्फिडेंस हो रॉक सॉलिड। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब बटन चमक रहा है ना, उसे एक स्ट्रॉन्ग क्लिक कर दें। लाइक तो बनता ही है, बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों, ताकि हर वीआईपी रिवीजन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, क्लासमेट्स, कजिन्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ज्ञान तभी काम का होता है जब सब तक पहुंचे। और बच्चों, अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना एंड थैंक्स बटन को क्लिक ज़रूर करना, प्लीज़ मिस नहीं करना है ये। दिस गिव्स super motivation to your Kumar sir. So, let's begin. Class 10th VIP MCQ Super 30 series Rise of Nationalism in India by your truly own Kumar sir. क्योंकि ये सीरीज सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं, ये है कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फुल मार्क्स के लिए 100% स्कोरिंग। पढ़ो वीआईपी स्टाइल, स्कोर करो बोर्ड स्टाइल। श्योर सर, ये तो बच्चों, स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। टॉपिक वाइज स्क्रीन पर आपको मिलेगा सुपर क्विक रिकैप फॉर्मेट, ताकि अगर सिर्फ रिकॉल चाहिए तो 5 to 10 सेकेंड्स में टॉपिक दिमाग में रिफ्रेश हो जाए और उसके तुरंत बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। उसी टॉपिक से बोर्ड एग्जाम्स में पहले पूछे गए क्वेश्चंस प्लस ट्रेंड एनालिसिस के बाद सबसे प्रोबेबल वीआईपी एमसीक्यूज, मतलब वो क्वेश्चंस जो आने के फुल चांसेस रखते हैं। और अगर आप ये एमसीक्यूज क्लियर कर लेते हो तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का पूरा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है बच्चों, क्योंकि सारे एमसीक्यूज इन टॉपिक्स में से ही तो आते हैं। और तो और, मैं एमसीक्यूज को सिर्फ दिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि हम करेक्ट ऑप्शन को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन क्विकली एंड टू द पॉइंट, क्योंकि हम सब जानते हैं फाइनल बोर्ड मंथ्स में सिलेबस जो एक्चुअली काफी होता है, टाइम उस अकॉर्डिंग काफी कम, जिसे आपके कुमार सर बखूबी समझते हैं और इसीलिए आपके टाइम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं बच्चों। आपके स्क्रीन पर आ रहा है द वेरी फर्स्ट टॉपिक 1.0, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एमसीक्यूज शुरू करने से पहले हर टॉपिक के शुरुआत में मैं आपको एक क्विक स्नैपशॉट दिखाऊंगा, जिससे आपको उस टॉपिक का कंप्लीट इन एंड आउट समझने में मदद मिलेगी। यहाँ पे आप मेरे स्पेशल फॉर्मेट के हिसाब से देख सकते हैं, टॉपिक को मैंने बिल्कुल इजी फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है और इम्पॉर्टेंट टेक अवे, जिससे पता चल जाए कि इस टॉपिक के अंदर मेन कंटेंट क्या समझने लायक था, वो भी आपको मालूम चल पा रहा है। सेम गोज फॉर द सब टॉपिक 1.1, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई बताना चाहेगा व्हाट वाज सत्याग्रह? सर मैं बता दूं, जरूर बेटा। सत्याग्रह was not just a form of protest, it was moral psychological pressure, और इसी ने इंडियंस को बहुत कॉन्फिडेंट भी बनाया। बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों, अगर इस प्रकार के आंसर आप एग्जाम्स में लिखोगे तो यकीनन एग्जामिनर सुपर इम्प्रेस होगा और मार्क्स तो फुल पक्के। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट एमसीक्यूज के तरफ। ओके सर, पहला एमसीक्यू बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर। सत्याग्रह एम्फसाइज्ड व्हिच प्रिंसिपल? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन बताना चाहेगा? सर मैं बता दूं। हाँ बेटा, सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, बहुत बढ़िया बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है बच्चों, सत्याग्रह का बेस सत्य और अहिंसा ही था। गांधी जी मानते थे कि सच और नॉन वायलेंस से ही इनजस्टिस को चैलेंज किया जा सकता है। ये फिजिकल या वायलेंट स्ट्रगल नहीं था, बल्कि एक मॉरल स्ट्रगल था। सर सीरियसली, क्या ब्रिटिश को गांधी जी के इस मॉरल स्ट्रगल से डर लगता था? बिल्कुल बेटा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को फिजिकली हार्म करके नहीं, उनके कंसाइंस को जगाकर, मॉरल फोर्स से ही ब्रिटिशर्स को गांधी जी ने चैलेंज किया था। एमसीक्यू नंबर 2 बच्चों, आपके सामने आपके स्क्रीन पर, व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस इसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल मूवमेंट? कौन बताएगा? सर मैं बता दूं, जरूर बेटा। सर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वायलेंस डिस्ट्रॉयड मॉरल फोर्स। बिल्कुल सही बेटा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, वायलेंस मूवमेंट की मॉरल स्ट्रेंथ को खत्म कर देता है। गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस एथिकली और मॉरली ब्रिटिश से ऊपर रहें, इसलिए नॉन वायलेंस उनके लिए कंपलसरी थी। सर मतलब हमारी असली पावर बस पीस में ही थी? हाँ बेटा, थोड़ा फनी जरूर लगता है, लेकिन सच यही है। अगर लोग वायलेंट होते, मॉरल पावर खत्म हो जाती और ब्रिटिशर्स को जस्टिफिकेशन मिल जाता। इसलिए नॉन वायलेंस ही असली वेपन था। एमसीक्यू थर्ड पे आते हैं बच्चों। ओके सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड गांधी जी फर्स्ट सक्सेसफुली यूज सत्याग्रह इन इंडिया? ध्यान से ऑप्शंस को देखना बच्चों, अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सर मैं बताऊं, जरूर बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर बी है, चंपारण। ब्रिलियंट बेटा। चंपारण जो कि बिहार का एक क्षेत्र है, एक छोटा सा कस्बा है। 1917 में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह सक्सेसफुली यहीं पर चलाया था। यहाँ के पीजेंट्स पर इंडिगो प्लांटर्स के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने नॉन वायलेंट स्ट्रगल किया था। ये मूवमेंट ब्रिटिश अथॉरिटीज को सतर्क करने और पेजेंट्स के राइट सिक्योर करने के लिए हाईली सक्सेसफुल रहा था। सर क्या सिर्फ बिहार के पेजेंट्स ही इतने ब्रेव थे? सरप्राइजिंग है ना? लेकिन गांधी जी के साथ और भी लोग इंस्पायर हो गए। लेसन ये हुआ, छोटी लोकल स्ट्रगल भी नेशनल लेवल पर इम्पैक्ट कर सकती है, और उसका बेस्ट उदाहरण चंपारण मूवमेंट था बच्चों। ओके सर, अब आपके सामने बच्चों अगला सब टॉपिक है 1.2, द रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और इसमें से 4 से 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। इसका एक क्विक स्नैपशॉट इस टॉपिक का मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया है। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके जिसको डिटेल जाननी हो वो देख सकता है। एमसीक्यू पर चलते हैं बच्चों। एमसीक्यू नंबर 4 फ्रॉम दिस टॉपिक, व्हाट वाज गांधी जी's मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग सत्याग्रह? ऑप्शंस ध्यान से देखना है। कौन बताएगा? सर मैं, बिल्कुल। सर करेक्ट आंसर सी है, टू अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर। बिल्कुल सही बेटा। जैसा एनसीईआरटी चैप्टर में बताया गया है कि गांधी जी का मकसद सिर्फ इनजस्टिस को हाईलाइट करना था, न कि तुरंत गवर्नमेंट को गिराना। सत्याग्रह का मेन फोकस था कि ऑपरेशर मतलब कि अत्याचारी के दिल और कंसाइंस को जगाया जाए, अंतरात्मा को जगाया जाए, झकझोरा जाए, ताकि वो अपने एक्शंस को समझें और सुधार करें। इसलिए ये मॉरल स्ट्रगल था बच्चों, फिजिकल या वायलेंट एक्शन बिल्कुल भी नहीं। एमसीक्यू 5, व्हाई वाज सत्याग्रह कंसिडर्ड सुटेबल फॉर अ मास मूवमेंट इन इंडिया? ऑप्शंस देखेंगे, कौन बताएगा? सर मैं बता दूं, करेक्ट, बताओ बेटा। सर करेक्ट आंसर सी है, इट अलाउड पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। वेरी गुड बच्चों, सत्याग्रह में हर आदमी, छोटे मोटे फार्मर, वर्कर, स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसमें वेपन्स या फिजिकल पावर की जरूरत नहीं थी। इसलिए ये भारत जैसे कंट्री में जहां मेजॉरिटी लोग कॉमन पीपल हैं या थे, एक आइडियल मास मूवमेंट बन गया।
सर मतलब हर एक छोटा या बड़ा कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। एग्जैक्टली बेटा। फनी बात यह है कि लोग बस अपनी प्रेजेंस और मॉरल सपोर्ट से ही स्ट्रगल में स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। कमाल था सर, सच में बच्चों। एमसीक्यू 6 पे आते हैं। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? ऑप्शंस आपके सामने। सर इसका आंसर मैं दे दूं? जरूर दो बेटा। सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1919। वेरी गुड। 1919 में ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिससे लोगों की सिविल लिबर्टीज को रेस्ट्रिक्ट किया गया। इस एक्ट से गवर्नमेंट को पावर मिली कि बिना ट्रायल के लोगों को अरेस्ट और डिटेंशन में रखा जा सकता है। कितने समय तक? सर 2 इयर्स। बिल्कुल सही। बिना कोई केस चलाए, बिना आपका जुर्म बताए आपको हम 2 साल तक जेल में कैद कर सकते हैं। ये एक्ट लोगों के लिए बहुत ही अनजस्ट और ऑप्रेसिव था। सर सीरियसली, बिना ट्रायल के लोगों को पकड़ सकते थे? हाँ बेटा। डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर तो यही था। लोगों को लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिली और ये ब्रिटिश रिप्रेशन का एक बड़ा एग्जाम्पल बनकर उभरा। ट्रू सर। अब एमसीक्यू 7। विच राइट डिड द रॉलेट एक्ट कर्टेल? ऑप्शंस ध्यान से देखो बच्चों और जवाब दो। सर मैं बताऊं? जरूर बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए, सिविल लिबर्टीज। वेरी गुड बेटा। रॉलेट एक्ट का मेन टारगेट था लोगों के बेसिक सिविल राइट्स, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट को लिमिट करना। यानी लोगों को अपनी ओपिनियन या प्रोटेस्ट एक्सप्रेस करने की फ्रीडम ही नहीं मिली। सर मतलब हम बोल भी नहीं सकते थे? बिल्कुल बेटा। ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग और अनफेयर पार्ट था। इसीलिए लोग फुल एंगर में थे और प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट शुरू हुए। ओके। अब एमसीक्यू 8 आपकी स्क्रीन पर। ओके सर। हु ऑर्डर्ड फायरिंग एट जलियांवाला बाग? ऑप्शंस आपके सामने। सर ये तो मैं बताऊंगी। बिल्कुल बता दो बेटा। सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जनरल डायर। बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। जनरल डायर ने पीसफुल क्राउड पर फायरिंग करवाई जलियांवाला बाग में, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लोगों की जान गई। ये एक्शन पूरे नेशन को शॉक में लेकर चला गया और लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया। सर ये तो बहुत शॉकिंग था। और पीसफुल गैदरिंग पर फायरिंग कोई कैसे कर सकता है? करेक्ट बेटा। डिसअपॉइंटमेंट और हॉरर दोनों। ये इंसिडेंट पूरे इंडिया में एंगर का रीजन बना और मूवमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता चला गया। वेरी ट्रू सर। एमसीक्यू 9 बच्चों आपके सामने। व्हाई डिड जलियांवाला बाग शॉक द नेशन? सर इसका आंसर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर ऑप्शन डी, पीसफुल क्राउड फायर्ड अपॉन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि लोग वहां पीसफुल प्रोटेस्ट और गैदरिंग के लिए इकट्ठा हुए थे, फायरिंग अनआर्म्ड लोगों पर हुई, जो नेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक था और गुस्से का कारण भी। करेक्ट बेटा। सर लोग सिर्फ इकट्ठे हुए थे और ये हो गया? बिल्कुल। ये सरप्राइजिंग और सैड दोनों है बच्चों। लेसन क्या मिलता है? कभी भी इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। पीसफुल या स्ट्रॉन्ग दोनों वेज से फाइट करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। करेक्ट सर। अब बच्चों आगे हम देखेंगे अगला सब टॉपिक, जो कि है वाई नॉन कॉपरेशन 1.3। इसमें से आप स्नैपशॉट में देख सकते हैं इस टॉपिक की डिटेल्स, जब भी आपको टाइम मिले इजी वे में। इसमें से हम 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन इन विच ईयर? कौन बताएगा? सर मैं बता दूं? बिल्कुल बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1920। करेक्ट बेटा। 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। इसका एम था पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स को मॉरली और पॉलिटिकली चैलेंज करना और इंडियंस को अपनी सेल्फ रिलायंस सिखाना। सर मतलब लोग बस काम को इग्नोर करके प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाँ। थोड़ा फनी लगेगा लेकिन पावरफुल टैक्टिक थी।
नॉन कोऑपरेशन में लोग फिजिकली हर्ट नहीं करते थे, पर ब्रिटिश सिस्टम को बहुत वीक कर रहे थे। ओके सर। एमसीक्यू 11 देखेंगे बच्चों। विच ऑफ दीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के आंसर देना है बच्चों। कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? जरूर बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश काउंसिल्स। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही जवाब। जैसा कि हम जानते हैं, नॉन कोऑपरेशन में लोग ब्रिटिश काउंसिल्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, क्योंकि गोल था ब्रिटिश सिस्टम को इग्नोर करना और अपनी सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करना। प्रमोशन ऑफ खादी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स और सरेंडर ऑफ टाइटल्स, ये सब मूवमेंट का पार्ट थे। सर मतलब ब्रिटिश काउंसिल्स में जाना फॉरबिडन था? हाँ बेटा, थोड़ा फनी जरूर है, लोग बस इग्नोर कर रहे थे सिस्टम को, पर ये सिंबॉलिक और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट था। ओके सर, नोटेड सर, बहुत बढ़िया बच्चों। अब हम एमसीक्यू 12 को देखेंगे। Why was the non-cooperation movement withdrawn? सर आंसर मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा। सर बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट होने की वजह से, जो है ऑप्शन बी, चौरी चौरा वायलेंस। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे से आपने बेटा आंसर दिया। 1922 में चौरी चौरा में लोग वायलेंट हो गए और पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया। गांधी जी ने मूवमेंट को इमीडिएटली विड्रॉ किया, क्योंकि उस अटैक में 22 पुलिसमैन जिंदा जला दिए गए थे। सत्याग्रह का प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ था। प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? नॉन वॉयलेंस और अहिंसा। किसी भी प्रकार से गांधी जी का कोई भी मूवमेंट वॉयलेंस को सपोर्ट न करता था, न कर सकता था। इसी वजह से उनको बहुत पेन हुआ और उन्होंने सक्सेस होते हुए मूवमेंट को भी विड्रॉ करने का फैसला लिया। सर सिर्फ एक इंसिडेंट से मूवमेंट विड्रॉ कर दिया? हाँ बेटा, क्योंकि गांधी जी प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस सबसे ऊपर था, अहिंसा सबसे टॉप प्रायोरिटी थी। समझ गए सर? बहुत बढ़िया बच्चों। एमसीक्यू 13 पर आते हैं। द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स सिंबलाइज्ड। सर इसका जवाब मैं बताऊंगा। बिल्कुल बेटा। सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन सेल्फ रिलायंस। बिल्कुल सही। फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट एक सिंबॉलिक स्टेप था, अपनी खुद की इंडस्ट्री और इकोनॉमी को प्रमोट करने का। खादी और हैंडस्पन क्लॉथ सिंबलाइज करते थे कि इंडियंस अपने रिसोर्सेज पर डिपेंड कर सकते हैं। सर मतलब फैशन का रीजन नहीं था? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये पैट्रियोटिक और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी। सिंपल क्लॉथ बट ह्यूज पॉलिटिकल इम्पैक्ट। हाँ सर, ये तो मैं मानती हूँ। करेक्ट बेटा। अब अगला सब टॉपिक देखेंगे बच्चों हम लोग आपके सामने स्क्रीन पर। सब टॉपिक 2.1, द मूवमेंट इन द टाउन्स पिकेट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसमें से भी हम 3 एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। टॉपिक का क्विक स्नैपशॉट आपके रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर दिया हुआ है बच्चों। चलते हैं एमसीक्यू 14 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यू इनफैक्ट, टिकटिंग मेंट। ऑप्शंस आपके सामने। सर मैं बताऊं? बिल्कुल बच्चे। सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पीसफुल प्रोटेस्ट आउटसाइड शॉप्स। बहुत बढ़िया बच्चे। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पिकेटिंग स्टीलिंग या रॉबिंग या मगिंग जैसा महसूस होता है और अक्सर वो अटैकिंग शॉप्स को ही सही आंसर के रूप में टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पिकेटिंग में लोग पीसफुली शॉप्स से बाहर जाके प्रोटेस्ट करते थे, ताकि लोगों को फॉरेन गुड्स ना खरीदने के लिए कन्विंस किया जा सके। शॉप्स के बाहर खड़े हो गए, जो भी ग्राहक आ रहा है देख रहे हैं वो किस सामान की डिमांड करता है। अगर वो सामान फॉरेन गुड्स में काउंट होता है तो उसकी जगह जो इंडिया में बनता था, इंडियन गुड्स को वो प्रमोट करते थे, फॉरेन गुड्स ना खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बिल्कुल ही नॉन वायलेंट फॉर्म में। सर मतलब लोग बस खड़े होके देख रहे थे? हाँ, लेकिन ये मॉरल प्रेशर क्रिएट करता था।
वो लोगों से बात करते थे, समझाते थे, सिर्फ देखना कहना गलत होगा, शॉपकीपर्स और बायर्स दोनों को। ओके सर। एमसीक्यू 15 देखते हैं बच्चों। Which section of society mainly did picketing in towns? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है और इस ट्रिकी एमसीक्यू में बच्चे हमेशा फंसते हैं। सर मैं बताऊं इसका आंसर? हाँ बेटा। सर मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इंडस्ट्रियल वर्कर्स और स्टूडेंट्स में, लेकिन सर मुझे लगता है इसका बेस्ट आंसर स्टूडेंट्स है। यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, और कंफ्यूजन का तो स्कोप ही नहीं होना चाहिए। आपको चैप्टर किसने पढ़ाया? कुमार सर ने? हाँ सर वो तो है, लेकिन सर तभी तो मैंने आंसर सही दिया। बात तो सही है। टाउन्स में पिकेटिंग मेनली स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था। वो शॉप्स के बाहर जाके लोगों को फॉरेन गुड्स ने खरीदने के लिए समझाते थे और मॉरल प्रेशर क्रिएट करते थे। सर मतलब स्कूल के बच्चे ही सबसे बहादुर थे? हाँ बेटा, सरप्राइजिंग, लेकिन यूथ के इन्वॉल्वमेंट जैसे कि आप, हमारे देश के यूथ, इनके इन्वॉल्वमेंट से मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। मॉरल पावर के हीरोज जैसे आप हो, आप भी तो किसी भी मूवमेंट को स्ट्रांग बना सकते हो। हाँ सर, अगर पिकेटिंग करनी हो तो हम जरूर जाएंगे। जरूर बेटा, पर उम्मीद करते हैं हमारे देश में अब ऐसी स्थिति ही नहीं बनेगी। हाँ सर, इंडिया तो सुपर पावर्स में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। आगे देखेंगे हम एमसीक्यू 16। वाई वॉज पिकेटिंग इफेक्टिव? सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पिकेटिंग। इस पर एक और एमसीक्यू आया। हाँ बेटा। सर जवाब मैं दे दूं? बिल्कुल दो बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट क्रिएटेड मॉरल प्रेशर। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। पिकेटिंग फिजिकली हार्म नहीं करता था, लेकिन मॉरल प्रेशर जरूर क्रिएट करता था, लोगों पर भी और दुकानदारों पर भी। यानी लोग समझते थे कि अगर वो फॉरेन गुड्स खरीदते हैं तो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। सर मतलब बस लोगों को कन्विंस करना काफी था? बिल्कुल। पावरफुल और फनी टैक्टिक, फिजिकल फाइट नहीं, बस माइंड फाइट चल रही थी, एक तरह का माइंड गेम। समझ गए सर? अब हम देखेंगे बच्चों अगला सब टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर, 2.2 रेबेलियन इन द कंट्री साइड। इसमें से हम दो एमसीक्यूज को समझेंगे। टॉपिक का स्नैपशॉट आपके सामने है, आप कभी भी इसे स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। चलते हैं एमसीक्यू नंबर 17 पर। एमसीक्यू 17, पीजेंट्स अपोज्ड मेनली। ऑप्शंस आपके सामने, कौन बताएगा? सर मैं। हाँ बेटा बताओ। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। बहुत बढ़िया बेटा। पीजेंट्स का मेन स्ट्रगल उनके लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स के अगेंस्ट था, जो उनसे एक्सेसिव रेंट और टैक्सेस लेते थे। ब्रिटिश सिस्टम के अंदर ये लैंडलॉर्ड्स ज्यादा पावर में थे, इसलिए पीजेंट्स का रिसेंटमेंट उनके खिलाफ था। सर, so they were not really against British Army. Exactly. Peasants के लिए ज्यादा स्ट्रगल उनके लैंडलॉर्ड्स के अनफेयर रूल्स थे, इसलिए वो उनके खिलाफ थे। ओके सर। एमसीक्यू 18 में बेटा, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स स्वराज मेंट। ऑप्शंस को ध्यान से देखो और बताओ, क्योंकि इसमें सबका अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या था स्वराज, वो बताना है। करेक्ट सर। सर मैं बता दूं, मुझे आंसर समझ आ गया। जरूर ट्राई करो बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीडम टू मूव। बहुत बढ़िया, ब्रावो। प्लांटेशन वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपने विलेजेस को छोड़ नहीं सकते थे। उनके लिए स्वराज का मतलब था अपनी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और बेटर वर्किंग कंडीशंस, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। सर मतलब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी थी, कह सकते हैं बेटा, क्योंकि जीवन रहेगा तो हम देश के लिए कुछ करेंगे। ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था उन लोगों के लिए कि भाई इंडिपेंडेंस एक तरह से सेकंड प्रायोरिटी थी, पर उनके लिए डेली स्ट्रगल, अपना जीवन जी पाना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सोच के देखो बच्चों, किसी को कैद जैसे कर दिया हो तो कैसा लगेगा?
इसलिए उनके लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रायोरिटी पे थी। हाँ सर, होनी भी चाहिए। समझ गए सर? ओके। अब बच्चों अगला सब टॉपिक हम देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर। सब टॉपिक 2.3 स्वराज इन द प्लांटेशंस। अगेन 2 एमसीक्यूज हम इसमें से देखेंगे और इस टॉपिक का क्विक स्नैपशॉट आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी डिस्प्ले में आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 19 पर चलते हैं। रिच peasants joined non-cooperation because of ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। सर मैं बता दूं? हाँ बेटा जरूर। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाई लैंड रेवेन्यू। बिल्कुल सही। रिच peasants को मेनली अपना हैवी लैंड रेवेन्यू रिड्यूस करवाना था। ब्रिटिश सिस्टम के अंदर उनकी इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस मूवमेंट में उन्हें ज्वाइन करने पर मजबूर कर रही थी। सर रिलीजन का कोई फैक्टर नहीं था? बिल्कुल नहीं बेटा। ये लोग प्योरली इकोनॉमिक इश्यूज के लिए मूवमेंट में आए और दिलो जान से काम किया। वेरी नाइस सर, करेक्ट। एमसीक्यू 20। Why were plantation workers unable to return to their villages during the non-cooperation movement? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक्स स्टॉप्ड ट्रांसपोर्ट। ब्रावो बेटा, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आंसर। रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक्स के कारण ट्रांसपोर्ट रुक गया था, इसलिए प्लांटेशन वर्कर्स वापस अपने विलेजेस नहीं जा पाए। सर मतलब बस, ट्रेन और शिप्स की वजह से स्टक हो गए? हाँ बेटा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है। लोग फिजिकली फ्री नहीं थे, पॉलिटिकल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था। और तो और जब स्ट्राइक्स हुई, ये तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बंद हो गए, तो सोचो उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। हाँ सर बिल्कुल। अब बच्चों आगे चलते हैं। स्क्रीन पर अगला सब टॉपिक देखेंगे, टॉपिक 3.0 टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। क्विक स्नैपशॉट अगेन आपके सामने है। इसी में बच्चों एक और सब टॉपिक आ जाता है, सब टॉपिक 3.1 द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि अगेन एक बहुत बहुत वीआईपी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। और इसमें से भी हम 2 वीआईपी एमसीक्यूज जरूर से निकालते हैं, या 3 भी देखेंगे बच्चों। क्विक स्नैपशॉट इस टॉपिक का आपके सामने है। एमसीक्यू नंबर 21 पर हम चलते हैं। एमसीक्यू 21 में सवाल है, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई महात्मा गांधी चोज सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से ऑप्शंस को देखना है बच्चों, कौन आंसर करेगा? सर ये मैं बता दूं? हाँ बेटा जरूर। सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सॉल्ट टैक्स अफेक्टेड बोथ रिच एंड पुअर इक्वली। ब्रिलियंट बेटा। सॉल्ट मतलब नमक, हर इंसान के लिए इसेंशियल था, आज भी है। और ब्रिटिश टैक्स दोनों रिच और पुअर पर इक्वली अप्लाइड होता था। इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट बनाया, जो इजीली समझ में आता और मास पार्टिसिपेशन को पॉसिबल कर पा रहा था। क्योंकि अमीर और गरीब दोनों टैक्स देने के लिए लायबल थे, तो दोनों का इसमें पार्टिसिपेशन बड़े आराम से आ गया। तो गांधी जी ने बहुत समझदारी से सॉल्ट को चूज किया। सर सीरियसली, सिर्फ नमक के लिए इतनी बड़ी मूवमेंट? हाँ बेटा, लेकिन सिंपल और एवरीडे आइटम को चूज करना जीनियस मूव था। सब रिलेट कर सकते थे और पार्टिसिपेशन इसीलिए बहुत ज्यादा हुआ। हाँ सर सच में। सर गांधी जी वो सो स्मार्ट। हाँ बेटा, तभी तो वो फादर ऑफ द नेशन है। करेक्ट सर। एमसीक्यू 22 पर चलते हैं बच्चों। ओके सर। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 differed from the non-cooperation movement 1921 to 22 because people were asked to। बच्चों बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही वीआईपी एमसीक्यू है ये। ध्यान से ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर करो। सर मुझे आ गया। हाँ बेटा बताओ। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेक कॉलोनियल लॉज ओपनली। बहुत खूब बेटा।
सिविल डिसोबीडियंस में लोग ओपनली ब्रिटिश लॉज वायलेट करते थे, जैसे सॉल्ट बैन को तोड़ना। नॉन कॉपरेशन में मेन फोकस बॉयकॉट और मॉरल प्रोटेस्ट था, डायरेक्टली लॉ ब्रेकिंग नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा डिफरेंस था बच्चों, इसको हमेशा ध्यान रखना है। सर मतलब अब रूल ब्रेकिंग भी अलाउड था? हाँ, पर ध्यान रहे पीसफुल और नॉन वायलेंट फॉर्म में, क्योंकि यही मेन प्रिंसिपल था। सरप्राइज ये है कि लॉ ब्रेक किया गया, लेकिन एथिकल वे में। मजेदार था सर, गांधी जी सच में बहुत स्मार्ट थे। वेरी ट्रू बेटा। अब MCQ 23 पे आ जाते हैं। हम देखेंगे विच इवेंट मार्क द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सारे नाम को ध्यान से पढ़ना है बच्चों। सर मैं बता दूं इसका आंसर? हाँ बेटा, सर ऑप्शन डी, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट एट डांडी। ब्रिलियंट, आप ट्रिक को समझ गए। हाँ सर, 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च करके सॉल्ट बनाया। ये एक्ट ब्रिटिश सॉल्ट लॉज को ओपनली चैलेंज करने से स्टार्ट हुआ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फॉर्मल बिगनिंग इसी मार्च को माना जाता है। सर क्या लोग एक्चुअल में मार्च करके नमक बनाते थे? हाँ बेटा, बहुत फनी लग तो रहा है और सिंपल भी, पर सिंबॉलिक एक्ट ने एंटायर नेशन को एकजुट कर दिया था, यूनाइट कर दिया था, जो कि गांधी जी ने सोचा था और यही सोच के मूवमेंट स्टार्ट किया और एग्जैक्टली वही हुआ। इसलिए सिर्फ इतना सिंपल धातु नमक होते हुए भी सबके दिलों को जोड़ गया। वाह सर, मजा आ गया। थैंक यू बेटा। अब बढ़ेंगे हम आगे अगले सब टॉपिक 3.2, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। इसमें भी हम दो वीआईपी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। टॉपिक का क्विक स्नैपशॉट आपके रेफरेंस के लिए आपके सामने स्क्रीन पर है। चलते हैं MCQ 24 पर। श्योर सर। MCQ 24 में बच्चों, why did rich peasants withdraw from the civil disobedience movement after 1931? अगेन क्वेश्चन को दो बार पढ़ो बच्चों, ऑप्शंस को ध्यान से देखो एंड देन आंसर। ओके सर। सर मैं बता दूं? हाँ बेटा, सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेवेन्यू डिमांड्स वर नॉट रिड्यूस्ड। वेरी गुड बेटा। रिच पेजेंट्स का मेन कंसर्न हैवी रेवेन्यू था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने ब्रिटिश में इनकी रेवेन्यू ग्रीवियंसेस रिजॉल्व नहीं की, इसलिए वो विड्रॉ कर गए। सर मतलब रिच पेजेंट्स डिसअपॉइंटेड रह गए? हाँ बेटा, पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ इकोनॉमिक नीड्स भी तो इंपॉर्टेंट होती हैं और इसलिए रेवेन्यू उनके लिए सबसे प्रायोरिटी था। मतलब सर किसी के लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो किसी के लिए फ्रीडम फ्रॉम एक्स्ट्रा रेवेन्यू, तो सबके लिए प्रायोरिटीज अलग अलग थी। हाँ बेटा, ऐसा था और ऐसा आपके साथ भी होगा। अगर आप भी कभी ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंसो तो यू हैव ऑल्सो टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज योर टॉप प्रायोरिटी नीड। हाँ सर, सो तो है, करेक्ट। अब बच्चों देखेंगे MCQ 25, why was the Congress reluctant to include workers' demands in the civil disobedience movement? सर इसका आंसर मैं बताऊं? जरूर बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फियर ऑफ डिवाइडिंग एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस। ब्रिलियंट बेटा, बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेस चाहती थी कि मूवमेंट एक यूनाइटेड फ्रंट हो। अगर वर्कर्स के सेपरेट डिमांड्स इंक्लूड होते तो हिंदू मुस्लिम और रिच पुअर सेक्शंस में डिवीजन आ सकता था, जो कि एक बड़ा मुश्किल सवाल खड़ा कर देता। सर मतलब यूनिटी के लिए वर्कर्स इग्नोर? हाँ बेटा, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये सोचा गया, एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड स्ट्रगल इज बेटर देन मल्टीपल फ्रेगमेंटेड वंस। हाँ सर, ये तो है। आगे देखते हैं बच्चों, आपके सामने अगला सब टॉपिक है सब टॉपिक 3.3, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दो MCQs इसमें से भी निकलेंगे। क्विक स्नैपशॉट आपके रेफरेंस के लिए ऑलरेडी स्क्रीन पर है। MCQ 26 पर चलते हैं बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर। What was the main outcome of the Pune Pact 1932
अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी एमसीक्यू। सर मैं बता दूं? हाँ बेटा, सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स विथ रिजर्व सीट्स फॉर दलित्स। बहुत बढ़िया। पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं बल्कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स विथ रिजर्व्ड सीट्स दलित्स के लिए, ताकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले विदाउट डिवाइडिंग द सोसाइटी। सर मतलब सेपरेट सिस्टम कैंसिल? हाँ बेटा, कॉम्प्रोमाइज था लेकिन सोशल यूनिटी और रिप्रेजेंटेशन दोनों इंश्योर किया गया। वाओ सर, दिस वाज रियली अ ब्रिलियंट आइडिया। हाँ बेटा। एमसीक्यू 27 देखते हैं बच्चों। Why did large sections of Muslims not actively participate in the civil disobedience movement? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ सर, और वेरी सरप्राइजिंग भी। करेक्ट बेटा। सर इसका आंसर मैं बता दूं? हाँ बेटा। सर इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फियर ऑफ डोमिनेशन बाय हिंदू मेजोरिटी। करेक्ट बेटा। मुस्लिम्स के कुछ सेक्शंस को लगता था कि मूवमेंट में हिंदू मेजोरिटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया। सो सैड सर। करेक्ट। सर मतलब पॉलिटिक्स ने रिलीजन को इफेक्ट कर दिया? हाँ बेटा, सैड भी और सरप्राइजिंग भी दोनों। लेकिन एक लेसन, पॉलिटिकल डायनामिक्स सोशल पार्टिसिपेशन को भी इन्फ्लुएंस करती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। करेक्ट सर। आगे चलते हैं बच्चों। अगला सब टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर, सब टॉपिक 4.0 द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिसमें से एक एमसीक्यू हमने निकाला है, एमसीक्यू 28। क्विक स्नैपशॉट ऑफ द टॉपिक आपके सामने है। इसमें बच्चों अब हम देखेंगे एमसीक्यू नंबर 28, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। अब वेरी वेरी ट्रिकी एमसीक्यू, इसमें बच्चे हमेशा 2 से 3 नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जरा ध्यान से। ओके सर। सर इसका आंसर मैं बता दूं? मुझे आ गया? जरूर बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ब्रिलियंट बेटा, ब्रावो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पहली बार भारत माता का इमेज और कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, जो नेशनलिस्टिक सिंबल बन गया। सर सीरियसली, ये नॉवेल के हीरो बन गए? हाँ बेटा, एक राइटर ने सिंपल से कॉन्सेप्ट से नेशन के लिए सिंबल जो क्रिएट कर दिया था। अब हम चैप्टर के लास्ट में, चैप्टर के एंड में पहुंच रहे हैं बच्चों, जहां पर कंक्लूडिंग हेडिंग्स हम देखेंगे, कंक्लूजन और क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें से हम 2 वीआईपी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। दोनों ही टॉपिक्स के क्विक स्नैपशॉट आपके सामने स्क्रीन पर है, टू रेफर एज यू फील कंफर्टेबल। चलते हैं बच्चों एमसीक्यू नंबर 29 पर। द फेमस स्लोगन डू और डाई वाज गिवन ड्यूरिंग विच मूवमेंट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी एमसीक्यू है बेटा, सिंपल बट वेरी वेरी क्रूशियल। सर मैं बताऊं? जरूर बेटा। सर आंसर है ऑप्शन सी, क्विट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल सही। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया, जिसमें लोगों से कहा गया कि फ्रीडम के लिए पूरी डेडिकेशन और सैक्रिफाइस चाहिए, करो या मरो। सर मतलब लिटरली लाइफ रिस्क पे करनी थी? हाँ बेटा, लाइफ रिस्क पे करनी थी। पावरफुल और इंटेंस स्लोगन था, मोटिवेशन भी और चैलेंज भी। सरप्राइजिंग करेज भी दिखाया लोगों ने, कोई डरा नहीं, सब जी जान से आगे बढ़े। सच में करने या मरने पर उस वक्त हिंदुस्तान की जनता आमादा थी। माय गॉड सर। करेक्ट बेटा, इट वाज रियली वेरी वेरी ब्रेव एक्ट ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम। एमसीक्यू 30 पे चलते हैं बच्चों। ओके सर। Which event directly led to the launch of the Quit India movement? Very important, a very very crucial VIP MCQ बच्चों। ध्यान से ऑप्शंस को देखिए और जवाब दीजिए। ओके सर। सर मैं बता दूं? आई गॉट इट। यस बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। वेरी गुड बेटा।
1942 में क्रिप्स मिशन का फेलियर डायरेक्टली क्विट इंडिया मूवमेंट का रीजन बना। ब्रिटिश प्रपोजल्स इंडियंस के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, इसलिए मास स्ट्रगल शुरू हुआ। सर मतलब एक फील्ड नेगोशिएशन से पूरा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। हाँ बच्चों, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ने इंटायर नेशन को इग्नाइट कर दिया। ये हिस्टोरिकल आयरनी भी बना बच्चों। ओके सर, अब बारी है बच्चों 5 बोनस क्वेश्चंस की, क्योंकि बोनस क्वेश्चंस मतलब बोनस मार्क्स, और बोनस तो सबको अच्छा लगता है ना। हाँ सर, जैसे मारियो को अच्छा लग रहा है सर, वैसे हमें भी अच्छा लगता है। आई नो दैट बच्चों। तो चलो पहला बोनस क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। MCQ 1, why was Simon Commission boycotted? A very important VIP MCQ। सर मैं बताऊं? जरूर सर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नो इंडियन मेंबर। करेक्ट बेटा। 1928 में साइमन कमीशन का पर्पस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट करना था, लेकिन इंडियंस के लिए सजेस्ट करना है और उस कमिटी में एक भी इंडियन मेंबर ही नहीं था, इसलिए ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों ने इसको बॉयकॉट किया और नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सर सीरियसली एक भी इंडियन मेंबर नहीं था? नहीं बेटा, और इसी वजह से पूरा नेशन यूनाइटेड हो गया अगेंस्ट साइमन कमीशन। ओके सर, गॉट इट सर। MCQ 2 देख लेते हैं। ओके सर, लाला लाजपत राय was assaulted during a peaceful demonstration against। ऑप्शंस देखिए और कौन जवाब देगा? सर मैं बताऊं? जरूर सर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइमन कमीशन। वेरी गुड बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से बच्चे यहाँ पे रॉलेट एक्ट लिख देते हैं, तो ध्यान देना है। जैसा कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा है, लाला लाजपत राय जी ने पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था साइमन कमीशन के अगेंस्ट। पुलिस ने उन पर ब्रूटल लाठीचार्ज किया, जिसमें उनकी मृत्यु तक हो गई, और ये इवेंट इसीलिए नेशनल आउटरीच का रीजन बना। सर मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट में ही उनको मार दिया? हाँ बेटा, बहुत शॉकिंग और सैड था, लेकिन ये इंसिडेंट ने पूरे नेशन में यूनिटी भर दी, क्योंकि गुस्सा भी आया और बहुत ही रिनोन्ड और फेमस पब्लिक फिगर थे लाला लाजपत राय। तो सारे के सारे पब्लिक, सारी जनता एकजुट हो गई और मूवमेंट बहुत हाई लेवल पे चला गया था। ओके सर, अब बोनस MCQ 3 देख लेते हैं बच्चों। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, ट्रिकी क्वेश्चन लगता है, ध्यान से आंसर करेंगे। सर मैं बताऊं? जरूर सर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1930। ब्रिलियंट बेटा। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफिशियली लॉन्च किया था। इसका एम था मास पार्टिसिपेशन से ब्रिटिश लॉज ओपनली वायलेट करना और प्रेशर को क्रिएट करना। सर मतलब लोग ओपनली लॉ ब्रेक कर रहे थे? हाँ बेटा, लेकिन पीसफुल वे में। सरप्राइजिंग है कि लॉ ब्रेकिंग भी था, लेकिन नॉन वायलेंट फॉर्म में। क्या कभी लॉ ब्रेक नॉन वायलेंट फॉर्म में हो सकता है? जवाब हाँ, जो कि गांधी जी की सोच की वजह से पॉसिबल हुआ था। सच में सर, ये कितने कमाल के इंसान थे, कितने आसानी से उन्होंने किसी कानून को भी तोड़ दिया और उसमें कोई हिंसा भी नहीं हुई। सच में अमेजिंग, सच में बेटा, ही वॉज अ रियली अमेजिंग पर्सनालिटी। बोनस MCQ 4 पे चलते हैं। ओके सर, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, गांधी इरविन पैक्ट लेड टू। वेरी इंपॉर्टेंट VIP MCQ। सर मैं बताऊं? जरूर सर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टेम्परोरीली विड्रॉल। बिल्कुल सही। 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टेम्पोररी विड्रॉ कर दिया गया और कुछ कंसेशंस लाइक रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स दिए गए। दोनों के बीच में ऐसे ही नेगोशिएट हुआ कि आप मूवमेंट को विड्रॉ करो और हम आपके कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे। सर मतलब थोड़ा रेस्ट ले लिया और फिर कंटिन्यू। एग्जैक्टली, स्ट्रेटेजी यही थी, मूवमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना।
समझ गए सर। अब लास्ट बोनस MCQ 5 देख लेते हैं बच्चों। हु रिमेन्ड ल्यूकवार्म ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस। ल्यूकवार्म मतलब बिल्कुल ठंडा जैसा। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। बहुत खूब। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस में उतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उनके अपने इकोनॉमिक और लेबर इश्यूज मूवमेंट में फुल्ली इंक्लूड नहीं थे। वुमेन, स्टूडेंट्स और पीजेंट्स ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हुए बच्चों इसमें। सर मतलब वर्कर्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे उस वक्त। हाँ बेटा। पॉलिटिकल स्ट्रगल में कम, अपने डेली इश्यूज के लिए वो फोकस ज्यादा थे। सरप्राइजिंग है पर यही रियलिटी थी। ओके सर। अब बच्चों एमसीक्यूज सिर्फ चैप्टर के हेडिंग्स या टॉपिक से नहीं आते बल्कि डेट्स और इम्पोर्टेंट इवेंट से भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके लिए कोई भी कॉर्नर मिस ना हो, मैंने यहाँ एक कंप्लीट डेट्स इवेंट्स रिवीजन दिया है और उन्हें याद रखने के लिए एक इंटरेस्टिंग मेमोरी ट्रिक भी आपके स्क्रीन पर मैंने डिस्प्ले में लगा दी है। जैसे यूपी के राउडी जेलर ने नॉन कोऑपरेटिव खिलाड़ी को चौरी वाली गली में अल्लूरी राजू से मिलाया, पूर्ण स्वराज के अंबेडकर डांडी प्लान स्टॉप एंड करके राउंड टेबल पर सिविल रिलॉन्च कर दिया। है ना फनी? हाँ सर। सर बहुत मजेदार। ट्रू सर। बड़ा इजी टू रिमेम्बर एंड चुटकियों में याद करा देने वाली ट्रिक लगी है। हाँ बेटा। यहाँ पर यूपी मतलब यूपी के पीजेंट्स, राउडी में रो से राउलेट एक्ट एंड जेलर की JA से जलियांवाला बाग। नॉन कोऑपरेटिव खिलाड़ी का मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाड़ी से खिलाफत मूवमेंट। सच में सर मजा आ गया। बहुत बढ़िया बच्चों। जो बच्चे इसे डिटेल में समझना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। और इस रिवीजन को और ज्यादा मीनिंगफुल और मजेदार बनाने के लिए मैंने इन्हीं डेट्स और इवेंट से नेक्स्ट 10 MCQs भी ऐड किए हैं, बिल्कुल सॉल्यूशंस के साथ, जिसे आप इजी वे में अपनी प्रिपरेशन चेक करके देख सकते हैं। क्या बात सर, बहुत खूब। हाँ सर, ये बहुत बढ़िया एडिशन किया आपने। वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच सर। सर स्नैपशॉट्स ने तो इतना क्विकली चैप्टर रिवाइज करा दिया कि पूरे चैप्टर के साथ सारे MCQs भी दिल और दिमाग में उतर गए। अब दिमाग छुट्टी नहीं बल्कि एग्जाम पेपर मांग रहा है, और वो भी रॉक के स्टाइल में। ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। बच्चों याद रखना है, बोर्ड में मार्क्स लक से नहीं रिवीजन से आते हैं। जो चैप्टर समझा वो जीता, जो घबराया वो तो पीछे छूटा। बोर्ड का दिन हो या मॉक प्रिपरेशन का पल, VIP MCQs का लॉजिक ही काम आएगा कल। अमेजिंग सर। थैंक्स टू ऑल बच्चों। ऐसी ही और भी बहुत सारी आपके कोर्स की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। बस प्लेलिस्ट में जाकर प्ले कर लो और टेंशन की छुट्टी कर दो। वेरी फनी सर। तो बच्चों अब आज का फुल चैप्टर रिवीजन तो हो गया। कल फिर मिलेंगे विद आवर VIP MCQ सुपर 30 सीरीज के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि जब एग्जाम करीब होता है टीचर का साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है सर, सबसे ज्यादा जरूरी। करेक्ट। आप सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स को आपके बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने के लिए ऑल द बेस्ट। कुमार सर इज ऑलवेज विथ यू। इसके अलावा बच्चों अब आपके कुमार सर के चैनल की हर वीडियो पर थैंक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में जेन्युइनली हेल्प कर रही हैं, तो आप अपनी मर्जी से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ये सिर्फ एक छोटा सा तरीका है जिसे आप अपने टीचर को, मतलब कि कुमार सर को, थोड़ा सा एंगेजमेंट और मोटिवेशन दे सकते हो। क्योंकि बच्चों
टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए होता है ना, isn't it? हाँ सर, बाकी मेरी टीचिंग और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप सबके साथ है। थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट कुमार सर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।